नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। शिबू सोरेन से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा आपके सपनों को पूरा कर रही राज्य सरकार। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोहराबादी रांची स्थित आवास में अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें 14 सितंबर 2022 को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 1932 खतियान आधारित झारखंड का स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु विधेयक 2022 के गठन की स्वीकृति दिए जाने एवं अन्य बड़े निर्णयों के संबंध में अवगत कराया। सीएम ने श्री शिबू सोरेन से कहा कि हमारी सरकार आपके सपनों को पूरा कर रही है। आपके लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद जिस उद्देश्य से अलग झारखंड राज्य मिला है, अब उस राज्य को हमारी सरकार हर क्षेत्र में बेहतर दिशा देकर आगे बढ़ा रही है। मौके पर शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री को हर एक राज्यवासियों की उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने का आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, यह सरकार सुनिश्चित करेगी। राज्य का मुखिया होने के नाते हम एक और राज्य को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। वहीं व्यवस्था में वर्षों से चली आ रही खामियों को दूर करने का भी प्रयास लगातार जारी है। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को स्थानीय मजदूर से ही कराना होगा काम, बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के मजदूर वर्ग को उनका हक अधिकार मिलता रहे, इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार एक नियमावली बनाएगी। हमारे राज्य के मजदूरों को एक बड़ा हिस्सा राज्य क्षेत्र के बिचौलिए तथा ठेकेदार ले जा रहे हैं। हमारी सरकार एक नियम बनाने जा रही है जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डरों आदि निर्माण कार्य से जुड़े संस्थानों को स्थानीय मजदूर के साथ काम करने की बाध्यता रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की सोच है कि झारखंड बेरोजगारी तथा पलायन जैसी समस्याओं से मुक्त हो सके। सीएम ने यह बात काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे जिला परिषद अध्यक्षों के साथ भेंटवार्ता के दौरान कही। भेंटवार्ता क्रम में जिला परिषद अध्यक्षों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को शक्तियों एवं सुविधाएं प्रदान किए जाने संबंधी अपने 9 सूत्री मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद अध्यक्षों से कहा कि आपकी मांगे पर राज्य सरकार सकारात्मक पहल करते हुए विधि सम्मत यथोचित कार्यवाही करेगी। सीएम ने आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। बड़ी आबादी के पास 1932 का खतियान नहीं, सांसद विधायक हो जाएंगे गैर झारखंडी। बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इसमें अभी कई अड़चने हैं। बड़ी आबादी के पास 1932 का खतियान नहीं है और इस कारण झारखंड के कई सांसद विधायक भी खुद को स्थानीयता नहीं साबित कर पाएंगे। यहाँ तक कि कैबिनेट में शामिल कई मंत्री भी गैर झारखंडी कहे जाएंगे और बड़े पैमाने पर विधायकों का भी यही हश्न होगा। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में बाबुओं से लेकर अफसरों तक के सामने यही समस्या आएगी। दरअसल झारखंड के कई जिलों में तो 1960 एवं 1970 में सर्वे हुआ, 1932 में नहीं। इन जिलों के लोगों के सामने बड़ी समस्या आएगी। हालांकि अभी राज्य सरकार के पास समय भी है। कैबिनेट में जारी संकल्प के आधार पर विधेयक तैयार करने के क्रम में त्रुटियों को निराकरण कर प्रयास किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार विधेयक के पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। उसी दौरान आरक्षण से संबंधित विधेयक भी पास करने की कोशिश होगी। बता दें कि झारखंड में स्थानीयता को लेकर एक बार फिर से परिभाषित करने की कोशिश शुरू हुई है। इसके पूर्व पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में ऐसी कोशिश हुई थी। फिर बवाल इतना बढ़ा कि बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा। झारखंड में एक बड़ी आबादी के पास 1932 का खतियान नहीं है। इसके दायरे में सांसद विधायक भी आते हैं तो कैबिनेट के मंत्री भी। हेमंत सोरेन सरकार की आधी कैबिनेट बाहरी साबित हो जाएगी। एक आकलन के अनुसार 60% आबादी के पास 1932 का खतियान नहीं होने की बात सामने आई है। हेमंत सरकार को राज्यपाल का झटका, राजभवन ने लौटाया विधेयक, गिनाई 2 त्रुटियां। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के एक और विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। राजभवन ने गुरुवार को 2 त्रुटियों को आधार मानते हुए झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 वापस कर दिया। कहा गया कि विधेयक के अंग्रेजी और हिंदी के प्रारूपों में अंतर है। साथ ही इंगित की गई त्रुटियों में सुधार करते हुए दोबारा विधेयक भेजने को कहा है। अब राज्य सरकार को न केवल उसमें सुधार करना होगा बल्कि विधानसभा से दोबारा पारित कराकर भेजना होगा। यह विधेयक विधानसभा के इसी मानसून सत्र में पारित हुआ था। बता दें कि राज्यपाल ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 में त्रुटियां इंगित करते हुए कहा कि इसके अध्याय 2 के कॉलम 3 में एक सारणी है जिसमें मामलों के तीसरे प्रकार में जहां विधेयक के अंग्रेजी प्रारूप में 1 और B खंड है, वहीं हिंदी में क्रमशः क और ख की जगह 1 और 2 कर दिया गया है। साथ ही इसी कॉलम में जहां विधेयक अंग्रेजी प्रारूप में करों के अधित्याग का प्रतिशत 50% दर्शाया गया है, वहीं अंग्रेजी प्रारूप में यह प्रतिशत 60%
प्रतिशत है। राज्यपाल रमेश बैस ने जिस विधेयक को लौटा दिया है उस विधेयक के हिंदी प्रारूप में पहले पेज पर विधेयक के शीर्षक में ही त्रुटि है। इसमें कराधान की जगह काराधान लिख दिया गया है। हालांकि झारखंड राजभवन ने इस त्रुटि का उल्लेख नहीं किया है। पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश व बच्चू यादव की काली कमाई का सच, ईडी ने दाखिल की 5000 पन्नों की चार्जशीट। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के तथ्य अनुसंधान के दौरान ईडी ने 100 करोड़ से अधिक के अवैध पत्थर खनन मामले में गिरफ्तार 3 आरोपितों पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश व बच्चू यादव पर शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। गिरफ्तार पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि हैं और ईडी की हिरासत में रिम्स में इलाजरत हैं। वहीं गिरफ्तार प्रेम प्रकाश नेताओं नौकरशाहों के करीबी है, जबकि बच्चू यादव प्रेम प्रकाश का प्रमुख सहयोगी व दाहिना हाथ है। बता दें कि ईडी की चार्जशीट में यह स्पष्ट हो गया है कि पंकज मिश्रा ने अवैध खनन में सहयोगी के साथ मिलकर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। प्रेम प्रकाश ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वसूली एजेंट की भूमिका निभाई है। बच्चू यादव ने पंकज मिश्रा के साथ मिलकर काली कमाई को जमीन व अन्य अचल संपत्तियों में निवेश किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित साक्ष्य भी दस्तावेज के तौर पर अपने चार्जशीट के साथ संलग्न किया है। ईडी ने सहायकगंज के कई ऐसे पत्थर खदानों के ड्रोन को फोटोग्राफी व गूगल मैप से पहले व बाद की ली गई तस्वीरों को भी दस्तावेज में शामिल किया है। ईडी ने आगे यह भी लिखा है कि इस केस में अन्य आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। बता दें कि सहायकगंज के बढ़ावा थाने में दर्ज केस को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में टेक ओवर करते हुए ईडी ने पंकज मिश्रा व अन्य के विरुद्ध केस दर्ज किया था। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर राज्यपाल की चुप्पी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे हेमंत सोरेन, कानूनी सलाह के लिए पहुंचे दिल्ली। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली में बड़े वकीलों के संपर्क में हैं। खबर है कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को कथित तौर पर आयोग करार देने की सिफारिश संबंधी चुनाव आयोग के पत्र को राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक नहीं किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों के माने तो हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। 15 सितंबर को वकील द्वारा पत्र भेजा गया था। उसी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। एक ज्ञापन के माध्यम से इसी तरह की मांग की। इससे पहले वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सत्तारूढ़ यूपीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मुलाकात की थी। चुनाव आयोग द्वारा 25 अगस्त को राजभवन को भेजे जाने के एक सप्ताह बाद चुनाव आयोग की राय को सार्वजनिक करने का आग्रह किया था। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों का हवाला देते हुए लिखा था कि खनन पट्टा दिए जाने से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 9A के प्रावधान के अंतर्गत अयोग्यता उत्पन्न नहीं होती है। इस विषय में मंतव्य गठन के लिए संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल रमेश बैस के रेफरेंस के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुनवाई भी आयोजित की गई। संविधान के इस प्रावधान के अनुसार निर्वाचन आयोग को अपना मंतव्य पेश कर सुनवाई को लेकर यथाचित कार्रवाई करनी है। जल्द इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे लालू यादव, कोर्ट ने दिया पासपोर्ट जारी करने का आदेश। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो शाह चारा घोटाले के 5 मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे। उनके आवेदन पर शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि कम से कम जाने का तारीख से 2 महीने का समय दिया जाए। वहां से लौटने के बाद पासपोर्ट पुनः कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा। अदालत ने सुनवाई के बाद पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। वहाँ के डॉक्टर ने 24 सितंबर को अपॉइंटमेंट की तारीख दी है। शर्त के तहत उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है। पासपोर्ट जारी करने को लेकर उनके वकील प्रभात कुमार ने 13 सितंबर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। लालू प्रसाद यादव ने अपना पासपोर्ट नवीकरण के बाद सीबीआई कोर्ट में बीते 31 अगस्त को जमा किया था। उनका पासपोर्ट 12 अगस्त 2022 को नवीकरण हुआ था। पासपोर्ट की वैधता 11 अगस्त 2023 तक है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।